हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइस आज है तारीख 19 सितंबर हो रहा है मंडे। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालिसिस करेंगे। उस न्यूज़पेपर में देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है NSCN आई एम टू रिज्यूम पीस टॉक्स विद सेंटर, यानी कि NSCN जो काउंसिल है एक नागालैंड की, वो सेंटर के साथ बात करेगी अपने डिस्प्यूट्स को लेकर। ग्रुप मीट्स विद कोर कमेटी ऑन नागा पॉलिटिकल इशू। पहले इस आर्टिकल को थोड़ा सा रीड कर लेते हैं जिससे हमें इशू पता लग जाए। तो एस्टमिस्ट नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिम और आइसेक मूविन फैक्शन ऑफ द NSCN हैज एग्रीड टू रिज्यूम पीस टॉक्स विद द सेंटर, यानी कि वो जो वहाँ की काउंसिल है नागा लोगों के लिए जो बनाई गई है वो सेंटर के साथ क्या करेगी, बात करेगी विद द सेंटर बेस्ड ऑन द फ्रेमवर्क, जो कि एग्रीमेंट साइन हुआ था अगस्त 3 2015 में। डिसीजन फॉलोज ए मीटिंग बिटवीन द 11 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द NSCN IM and the 22 members core committee on Naga political issue comprising MPs and MLAs of Nagaland at Chumokdima near the state's commercial hub Dimapur on Saturday। यानी कि जो NSCA के मेंबर है उसमें कितने होंगे, 11, और 12 मेंबर कोर कमेटी के होंगे जो कि जिसमें MP और MLA देखने को मिलेंगे। तो गाइज जो इशू क्या है कि नागालैंड मतलब आपको नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ पर डिस्प्यूट चलते रहते हैं। ये डिस्प्यूट किस चीज़ को लेकर है, वहाँ की काउंसिल्स को लेकर। वहाँ की काउंसिल बने या ना बने उस चीज़ को लेकर NSCO को बनाया गया था, NSCN को। ये वहाँ की एक कोर कमेटी भी बनाई गई थी इसको लेकर। नागालैंड पीस अकॉर्ड को साइन किया गया था किसके, बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और NSCN, जो वहाँ का एक ग्रुप है, एक एस्टमिस्ट ग्रुप है, ये सेपरेटिस्ट ग्रुप है वहाँ का। NSCN has agreed to resume talks on the condition that they are based on the framework agreement and the formulation papers submitted to the R.N. Ravi and R.A.K. Mishra. TRZ links the co-convener of the core committee। पहले इस आर्टिकल को समझने से पहले NSCA के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं जिससे आर्टिकल को समझने में दिक्कत ना हो। तो NSCN क्या है? नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड एक नागा नेशनलिस्ट सेपरेटिस्ट ग्रुप है जो ऑपरेटिंग करता है मेनली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। जैसे मैंने बताया नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, जहाँ पे आपको असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर ये स्टेट देखने को मिल जाएंगे। विद माइनर एक्टिविटीज इन नॉर्थ वेस्ट म्यांमार में भी इसकी थोड़ी सी एक्टिविटी चलती है NSCN की। द मेन एम क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन का, एक स्टेब्लिश करे शॉन नागा स्टेट नागालिम। ये जो गाइस नागालैंड के पीपल हैं ये शुरू से ही चाहते हैं कि नागालैंड का हो इंडिया से अलग हो, उन्हें अपना झंडा मिले, उन्हें अपना नेशनल एंथम मिले और उन्हें अपना कॉन्स्टिट्यूशन मिले। ये इंडिया से इन्हें कोई मतलब नहीं होता, इंडिया के ये रूल्स को मानते भी नहीं है। तो इसलिए NSCN को इन्होंने बनाया था जिससे हम सॉन नागा स्टेट यानी कि इंडिपेंडेंट नागा स्टेट को ले सके, जिसको इन्होंने नाम दिया है नागालिम। इस वजह से इसका नाम क्या रखा गया है, नागालिम बाद में। which would consist of an all areas belonging to the Naga peoples in northeast India and northwest Myanmar। यानी कि थोड़ा सा हिस्सा उसमें नागा पीपल्स में नॉर्थ ईस्ट इंडिया का होगा, थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट म्यांमार का होगा। NSCN का स्लोगन क्या है, नागालैंड फॉर श्रेष्ठ, नागालैंड फॉर क्रिस्ट। नागालैंड किसके लिए, सिर्फ क्रिस्ट के लिए। There were once two major factions of the NSCN, which include the former NSCN-K, which was led by SS Kapling, and the still active NSCM-IM, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो ये दो ग्रुप वहाँ पर बनाए गए हैं, सेपरेटिस्ट ग्रुप NSCN-K, NSCN-IM, led by Nobai Isaac Chinsu Shu, and formerly by Timgulang Nimu. In 2015, in response to an attack on an army convoy in Manipur, इंडिया डिजाइन द NSCN-K एज ए टेररिस्ट ग्रुप। जब 2015 में इसने NSCN-K ने किसकी आर्मी पर अटैक कर दिया था, मणिपुर में आर्मी पर अटैक कर दिया था इंडियन आर्मी में, तो NSCN-K को इंडिया ने एक टेररिस्ट ग्रुप क्या कर दिया था, घोषित कर दिया था अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रोवेंशन एक्ट, यानी कि UAP के अंदर। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स लेबल्स NSCN ए मेजर इंसर्डेंट ग्रुप। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसको क्या डिक्लेयर कर दिया है, इंसर्जेंट ग्रुप है। अब इसके बारे में पहले शॉर्ट में देख लेते हैं, फिर हम नागालैंड पीस अकॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे जिसको लेकर ये साइन हुआ है। तो नागालैंड सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, लीडर कौन है इसके, त्युंगलैंग म्यूआ।
डेट्स ऑफ ऑपरेशन, कब ऑपरेशन में आया था? 31 जनवरी 1980 में। कब बना था NSCN? 31 जनवरी 1980 में। ग्रुप्स कौन कौन है NSCN के? NSCN-IM, NSCM के जिसको टेररिस्ट ग्रुप इंडियन गवर्नमेंट ने घोषित कर रखा है, NSCN-KK, NSCN-U, NSCN-UR। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? कैंप हेब्रॉन, पैरन डिस्ट्रिक्ट, नागालैंड। एक्टिव रीजन कौन से हैं इसके आसपास? मणिपुर, नागालैंड, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, सैंगिंग रीजन, म्यांमार। ये सब वो जोड़ने की बात कर रहे हैं कि ये सब हमें मिले जिससे हमारा सोन स्टेट बन जाए नागा। आइडियोलॉजी क्या है इनकी? नागा नेशनलिज्म, क्रिश्चियंस नेशनलिज्म, सेपरेटिज्म। यानी कि ये चाहते हैं कि नागा जो हो ना वो सेपरेट हो और उसके अंदर सिर्फ क्रिश्चियन रहे, उसके अंदर क्या है? रहे क्रिश्चियन रहे। जैसे हमने ऊपर समझा था NSCN का स्लोगन क्या है? नागा फॉर क्रिस्ट, यानी कि सिर्फ नागा किसके लिए? क्रिश्चियंस के लिए, और किसी के लिए नहीं, ये कहते हैं। पॉलिटिकल पोजीशन क्या है इसकी? फार लेफ्ट है। साइज 15,000 टोटल इसमें मेंबर देखने को मिलेंगे। और म्यांमार भी। अलायंस कौन से हैं इसके? चाइना इसको हेल्प करता है, जोमी। ओपोनेंट्स कौन से हैं इसके, यानी कि अपोजिशन में कौन है? इंडिया, म्यांमार और ताइक्वांडो। और बैटल्स और वॉर्स हुए हैं इसके द्वारा। तो इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हुई थी। इंटरनल कन्फ्लिक्ट हुआ था म्यांमार में 2015 में। इंडियन काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन इन म्यांमार में चला था, जिससे NSCN को एक इंसर्जेंट ग्रुप इंडिया ने क्या कर दिया था? घोषित कर दिया था। अब एक और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है इस आर्टिकल से रिलेटेड वो है नागालैंड पीस अकॉर्ड। ये एक पीस ट्रेटी है जो अगस्त में, यानी कि 3 अगस्त 2015 में एक एग्रीमेंट जो साइन हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड NSCA में, NSCN के द्वारा। यानी कि इन दोनों ने एक एग्रीमेंट साइन किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और NSCN ने। नागालैंड पीस अकॉर्ड ये एक पीस ट्रीटी है, यानी कि इससे क्या हो? पीस बनी रहेगी। टू एंड द इंसर्जेंसी इन द स्टेट ऑफ नागालैंड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यानी कि कोई विरोध ना हो, कोई वॉर ना हो नागालैंड में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। तो ये पीस अकॉर्ड को साइन किया गया था। गवर्नमेंट्स इंटरलोक्टर फॉर नागा पीस टॉक्स, RN रवि साइन इट्स ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। RN रवि जो इंडिया की तरफ से जिन्होंने इंडिया की तरफ के से प्रेजेंट किया था वो RN रवि थे नागा पीस टॉक्स में। Whereas Lieutenant Isaac Shishu, जो चेयरमैन एंड त्विक लेंगिंग व्यूंग जनरल सेक्रेटरी, साइन ऑन द बिहाफ ऑफ द ISCN, यानी कि इन्होंने आइजैक शीशु ने NSCN से अपोजिशन में क्या करा था? अपने आप को पेश किया था, यानी कि इनको अपने उसमें प्रेजेंट किया था। NSCN की तरफ से आइजैक शीशु ने प्रेजेंट किया था इन प्रेजेंस ऑफ द इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की प्रेजेंट में। अब हमने नागालैंड पीस अकॉर्ड भी पढ़ लिया। अब आर्टिकल ये है कि NSCN और IM इस चीज़ पर देखेंगे जो 2015 में क्या हुई थी, नागालैंड पीस अकॉर्ड हुई थी। तो उसको लेकर बात चली है कि नागालैंड को स्टेट सॉवरेन स्टेट मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। तो अभी कल ये आर्टिकल भी आएगा उसके बारे में और हम पढ़ लेंगे। अब हमने NSCN के बारे में पूरा जान लिया और नागालैंड पीस अकॉर्ड के बारे में पूरा जान लिया। इतना बहुत है। फिर हम कल जो आर्टिकल आएगा यही वाला, तो इसको दोबारा पढ़ लेंगे डिटेल में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो 8th पेज पर दिया गया है, एडिटोरियल पेज पर। तो इस पेज पर जो सेकंड एडिटोरियल है वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। क्राइसिस इन कोशेशंस, यानी कि आर्मेनिया और अजरबैजान में क्या क्या चल रहे हैं? अभी क्राइसिस चल रहे हैं वहाँ पर। डेली क्या हो रही है? कैजुअलिटीज़ देखने को मिल रही है, यानी कि बहुत सारे लोग वहाँ पे क्या हो रहे हैं? मर रहे हैं। इनके सिर्फ दोनों कंट्रीज़ के किसकी वजह से? क्राइसिस की वजह। और ये क्राइसिस किस चीज़ पर चल रहा है? ये क्राइसिस चल रहा है, एक प्लेस है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में, वो है नगोर्नो काराबख। तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा देख लेना है, नगोर्नो काराबख क्या है। तो नगोर्नो काराबख कॉन्फ्लिक्ट एक एथनिक एंड टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में। और द डिस्प्यूटेड रीजन है नगोर्नो काराबख इनहेबिटेड मोस्टली बाय एथनिक आर्मेनियंस, यानी कि ये इनहेबिटेड किया जाता है, आर्मेनियन लोग कहते हैं ये क्या है? हमारा है। एंड 7 सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स इनहेबिटेड मोस्टली बाय अजरबैजान के द्वारा फिर इसको इनहेबिटेड किया जाता है अनटिल देयर एक्सप्लोजन्स ड्यूरिंग द फर्स्ट नागोर्नो काराबख वॉर में। क्या क्या था? अजरबैजान ने इस पर कब्जा कर लिया था। Some of these territories are
de facto controlled and some are claimed by breakaways Republic of Artsakh, though they have been internationally recognized as a part of Azerbaijan। यानी कि जो रिपब्लिक ऑफ आर्tsakh ने इसको क्या कर दिया था, एक नगोर्नो काराबाख को एक पार्ट दे दिया था, किसका, अजरबैजान का। ये आपको अजरबैजान में भी देखने को मिल जाएगा, राइट में आप देख सकते हैं मैप में ही, वैसे क्या है अजरबैजान के प्लेस में ही आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो दे हैव बीन इंटरनेशनली इसको रिकॉग्नाइज कर दिया था एज ए पार्ट ऑफ एन अजरबैजान। कन्फ्लिक्ट हैज इट्स ओरिजिन इन द अर्ली 20 सेंचुरीज। कन्फ्लिक्ट कब शुरू होता है इन दोनों कंट्रीज के बीच में, 20 सेंचुरी में। बट द प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट बिगन इन 1988 में। लेकिन जो पहले कॉन्फ्लिक्ट छिड़ चुका है इन दोनों कंट्रीज के बीच में नगोर्नो काराबाख को लेकर, वो कब छिड़ा था, सबसे पहले 1988 में। व्हेन द काराबाख अर्मेनियंस डिमांडिंग ट्रांसफॉर्मिंग काराबाख फ्रॉम सोवियत अजरबैजान टू सोवियत अर्मेनियन। जब काराबाख के जो अर्मेनियंस थे वो चाहते थे कि किसी भी तरीके से जो अर्मेनियम है वो अर्मेनियम को दिया जाए काराबाख, अजरबैजान को ना दिया जाए, वो अजरबैजान में नहीं रहना चाहते थे। द कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेटेड इनटू एन फुल स्केल वॉर इन द अर्ली 1990s में। बहुत ज़्यादा फुल स्केल पर इनका क्या था, दोनों कंट्रीज के बीच का वार था। विच लेटर ट्रांसफॉर्म इनटू इन लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट में हो गया था ये, जब 4 डे तक एस्केलेशन देखने को मिला अप्रैल 2016 में। एंड देन इनटू अनदर फुल स्केल वॉर 2020 में देखने को मिला है, अभी 2 साल पहले। ये सीज फायर साइन हुई थी 1994 में इन बिसाक में। was followed by 2 decades of relative stability, which significantly deteriorated along with Azerbaijan increasing frustration with the status quo at odds with Armenian efforts to cement it. A 4 day escalation in April 2016 became the deadliest ceasefire violation until the 2020 conflict। यानी कि 2016 में जो 4 दिन के बाद एक सीज फायर देखने को मिला था, वो 2020 तक क्या रहा था, जारी रहा था। टेंटेटिव armistice was established by the tripartite ceasefire agreement on the November 10, 2020 में। इस जो सीज फायर हुआ था 2016 में, इसको तोड़ दिया गया नवंबर 10, 2020 में, जब वहाँ नगोर्नो काराबाख को लेकर कन्फ्लिक्ट देखने को मिला। by which most of the territories lost by Azerbaijan during the first Nagorno-Karabakh war returned Azerbaijan control। यानी कि इसके द्वारा जो 2020 में भी हुआ था इनके बीच में युद्ध, इसके द्वारा जो अजरबैजान पर टेरिटरी थी किसकी, नगोर्नो काराबाख की, वो फर्स्ट नगोर्नो काराबाख वॉर में से वापस रिटर्न कर दी गई अजरबैजान के कंट्रोल में। प्रेसिडेंट ऑफ अजरबैजान इल्हam अलीयेव क्लेम दैट द कॉन्फ्लिक्ट हैज थस एंड। इन्होंने क्लेम किया है कि क्या हो चुका है, कॉन्फ्लिक्ट एंड हो चुका है, लेकिन अभी वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट एंड नहीं हुआ है। हाउ द सीज फायर एग्रीमेंट वाज फॉलोड बाय द 2021-22 Armenian Azerbaijan crisis from May 2021 onwards with continued casualties from both side देखने को मिल रही है। यानी कि बहुत साइड यहाँ पर कैजुअलिटीज देखने को मिल रही है। अब इसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं। तो डेट कब ये शुरू हुआ था इनका कॉन्फ्लिक्ट दोनों कंट्रीज के बीच का, 20 फरवरी 1988 में। लोकेशन क्या है, नगोर्नो काराबाख की वजह से ये सब देखने को मिल रहा है। लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट आर्मेनिया और अजरबैजान बॉर्डर के बीच में लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट देखने को मिल जाएगा। ये क्या है, नगोर्नो काराबाख का पार्ट है। तो वहाँ पर डिस्प्यूट ना हो। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वो इसी फर्स्ट एडिटोरियल पर दिया गया है, जो फर्स्ट एडिटोरियल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस एडिटोरियल में हमें क्या करना है, रशिया और यूक्रेन का जो वार हुआ है उसको पूरी तरीके से कवर करना है, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। तो अभी क्या हुई थी, एससीओ की मीटिंग हुई थी, जिसमें हमारे महान मोदी जी ने क्या कहा है कि जो इस टाइम पे व्लादिमीर पुतिन से उन्होंने बोला है कि ये टाइम क्या है, वॉर का नहीं है, आप इस वॉर को क्या करो, बंद करो। एससीओ की समिट में इसमें ये बताया गया है कि एससीओ की डायलॉग मीटिंग हुई थी, उसको लेकर समरकंद में, उज्बेकिस्तान में। तो उसको लेकर हमारे मोदी जी ने कहा है कि एससीओ में मीटिंग में कि आप क्या करो, इस टाइम पर वॉर का वक्त नहीं है, आप वॉर को क्या करो, ख़त्म करो। अब इस आर्टिकल से हमारे क्या हो जाएगा, रशिया यूक्रेन का वार पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा। तो देख लेते हैं रशिया यूक्रेन वॉर क्या है। तो रूसो यूक्रेनियन वॉर हैज़ बीन ऑनगोइंग बिटवीन रशिया अलोंगसाइड रशियन सेपरेटिस्ट इन यूक्रेन एंड यूक्रेन सिंस फरवरी 2014 से देखने को मिल रहा है रशिया यूक्रेन वॉर। क्यों देखने को मिल रहा है 2014 से, क्योंकि गाइज रशिया ने 2014 में जो क्रीमिया वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा यूक्रेन का, ये क्रीमिया वाला पार्ट है, इसको क्या कर लिया था, एनेक्स कर लिया था रशिया ने। तो इस वजह से जब से क्या देखने को मिल रहा है, दोनों कंट्रीज के बीच में वार देखने को मिल रहा है।
Hostilities were initiated by Russia shortly after Ukraine revolution of dignity and were focused on the political status of Crimea and Donbass. यानी कि शुरू से ही जब से वॉर चल रहा है, जब से रशिया चाहता है कि किसी तरीके से पॉलिटिकल स्टेटस मिल जाए उसको क्रीमिया में और डॉनबास में, विच रिमेन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज एज अ पार्ट ऑफ यूक्रेन, जो कि शुरू से ही क्या करता है, इंटरनेशनली उसको ऐसा रिकॉग्नाइज किया जाता है यूक्रेन का पार्ट. Incursions into Ukrainian territory culminated in Russian annexation of Crimea, followed shortly afterwards by the beginning of the war in Donbass between Russia-backed separatists and Ukrainian state forces. Fighting for the first 8 years of the conflict, also including naval incident, cyber warfare and heightened political tensions देखने को मिली हैं इन 8 सालों के अंदर अंदर 2014 से 2022 में. नवल इंसिडेंट देखने को मिले हैं, साइबर वॉरफेयर एंड हाइटेंड पॉलिटिकल टेंशन देखने को मिली है. Throughout 2021, bilateral tensions rose due to a Russian military build-up surrounding यूक्रेनियन टेरिटरी एंड ऑफ एन 24 फरवरी 2022 में रशियन मिलिट्री ने क्या कर लिया था, पूरी तरीके से यूक्रेनियन टेरिटरी को 24 फरवरी 2022 तक क्या कर लिया था, पूरी तरीके से उनके ऊपर कब्जा जमा लिया था. कॉन्फ्लिक्ट सो ए मेजर एक्सलेशन एज रशिया इन्वेड मेनलैंड यूक्रेन, यानी कि जो मेनलैंड थे यूक्रेन के उनको पूरी तरीके से एनेक्स कर लिया था रशिया ने 24 फरवरी 2022 में. On 22 February 2014, Ukrainian President Viktor Yanukovych was ousted from office as a result of the Euromedians and the Revolution of Dignity. रिवोल्यूशन ऑफ डिग्निटी की वजह से इनको पोस्ट से हटा दिया गया था जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे, और अब वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, जेलेंस्की, which broke out after his decisions to reject the European Union Ukraine Association Agreement का, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया डिसीजन, इस वजह से उन्हें हटा दिया गया था यूरोपियन यूनियन यूक्रेन एसोसिएशन का एग्रीमेंट को. एंड स्टीट परस्यू क्लोजर टाइज विद रशिया, और उनके क्या थे, क्लोजर टाइज थे किसके साथ, रशिया के साथ, यानी कि वॉर को वाली कंट्रीज के साथ ही क्या थे, उनके क्लोजर टाइज थे. एंड द यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ. शॉर्टली आफ्टर Yanukovych overthrow and exiles to Russia, Ukraine eastern and southern region erupted with pro-Russian unrest. Simultaneously, unmarked Russian troops moved into Ukraine, Crimea and took control of strategic position in infrastructure. यानी कि उनकी वजह से क्या हुआ था, पूरी तरीके से रशिया इस चीज में कामयाब हुआ था क्रीमिया को हथियाने में. ऑर्गेनाइज द इंटरनेशनल अनऑर्गेनाइज क्रीमिया स्टेटस रेफरेंडम, यानी कि 2014 में 16 मार्च को रशिया को ऑर्गेनाइज किया गया एक क्या है, अनरियोगनाइज क्रीमिया स्टेटस रेफरेंडम को लेकर इंटरनेशनली, कि ये क्या है, क्रीमिया वाला हिस्सा क्या है, रशिया का नहीं है. द आउटकम ऑफ विच वाज इन फेवर ऑफ क्रीमिया कमिंग अंडर रशियन सॉवरेनिटी. रशिया एनेक्स क्रीमिया इट्स एंटायरली 2 days आफ्टर द रेफरेंडम वाज हेल्ड. रेफरेंडम जब आया था तो रशिया ने इसको 2 दिन में ही क्रीमिया को अपने अंदर ले लिया था, एनेक्स कर लिया था. इन अप्रैल 2014, रशियन सेपरेटिस्ट इन ईस्टर्न यूक्रेन प्रोक्लेम द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इन डॉनबास, यानी कि रशियन के सेपरेटिस्ट जो थे ईस्टर्न यूक्रेन में, उन्होंने प्रोक्लेम कर दिया, घोषणा कर दी इस चीज़ की कि डॉनबास पीपल रिपब्लिक्स की, यूक्रेनियन डॉनबास ऑब्लेस्ट की एंड लुहांस्क पीपल रिपब्लिक की. अभी ये नज़दीक में देखने को मिला है, 2020 में जब युद्ध चल रहा था तो उस टाइम पे ही क्लेम किया था, डोनबास पीपल रिपब्लिक और लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक इन यूक्रेन, लुहांस्क ओब्लास्ट में, with support from Russia in the form of political figures, special forces and reliable military advisor यहाँ पर देखने को मिले. अब इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में पढ़ लेते हैं. तो डेट क्या थी, 20 फरवरी 2014 में जब एनेक्स किया था किसको, क्रीमिया को. लोकेशन क्या है, यूक्रेन और रशिया. स्टेटस क्या है, ऑन गोइंग, अब भी वार वहाँ पर देखने को मिल रहा है. टेरिटोरियल एक्सचेंज क्या है, इसमें जो चेंज हुआ था बिटवीन 2014 से 2022 में. तो इन्वेजन एंड एनेक्सेशन ऑफ यूक्रेन क्रीमिया बाय रशिया, ये तो मैंने बता दिया, 2014 में यूक्रेन का पार्ट जो क्रीमिया है वो रशिया ने एनेक्स कर दिया था. और सीजर ऑफ ए टेरिटरी इन ईस्टर्न यूक्रेन बाय रशियन सेपरेटिस्ट, यानी कि जो डोनबास है, यानी कि वहाँ पर आपको लुहांस्क और डोन टेस्ट की देखने को मिलेगा, तो उसको कब्जा कर लिया था ये 2020 में. सिंस 2022 इन्वेजन ऑफ मेनलैंड यूक्रेन बाय रशिया, मेनलैंड भी यूक्रेन का किसने ले लिया था, रशिया ने ले लिया था. अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है.
हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो टेक्स्ट एंड कंटेस्ट में दिया गया है। द बैन ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ ब्रोकन राइस, अभी ये कुछ दिन पहले न्यूज़ में आया था। इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, अब की बार जो ब्रोकन राइस होते हैं उनके अंदर न्यूट्रिएंट वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन, बहुत ज़्यादा विटामिन होते हैं। तो उस चीज़ को लेकर ब्रोकन राइस को इंडिया ने इस बार क्या कर दिया, एक्सपोर्ट पर उनके बैन लगा दी। बैन क्यों लगा दी, तो इसके दो रीज़न है। सबसे पहले रीज़न, एक तो इस टाइम पे इस ईयर यानी कि जो मानसून सीजन होता है उसके अंदर बारिश कम देखने को मिली है, बारिश कम देखने को मिली है। और दूसरी चीज़, जो कंजप्शन है वो ब्रोकन राइस की ज़्यादा बढ़ी है इंडिया में, यानी कि हम खुद ही इसको ज़्यादा कंजप्ट कर रहे हैं। और इसकी थोड़ी सी इस बार ग्रोन भी कम देखने को मिली है, यानी कि ये कम क्या हुआ है, ग्रो हुआ है इंडिया में। तो इसका इसलिए क्या कर दिया है, इसका एक्सपोर्ट को बैन कर दिया है इंडिया ने, जिस वजह से सिर्फ ये हमारे इंडिया में ही अब यूज़ होगा। तो अब देख लेते हैं इस आर्टिकल में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ब्रोकन राइस। तो ब्रोकन राइस एक फ्रेगमेंट ऑफ राइस ग्रेन से, यानी कि टूटे हुए चावल, लेकिन इनके अंदर न्यूट्रिएंट वैल्यू इनकी बहुत होती है। ब्रोकन इन द फील्ड्स, वो फील्ड में ही टूट जाते हैं। ड्यूरिंग ड्राइंग, जब हम इनको निकालते हैं। ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, अगर हम इनको ट्रांसपोर्ट करते हैं। और ड्यूरिंग मिलिंग, मैकेनिकल सेपरेटर्स आर यूज टू सेपरेट द ब्रोकन ग्रेन्स फ्रॉम द होल ग्रेन्स एंड शॉर्ट देम बाय साइज। जो मैकेनिकल सेपरेटर होते हैं वो खुद ही क्या कर देते हैं, जो अच्छे चावल होते हैं, मतलब पूरे चावल होते हैं, उनको उनसे अलग कर देते हैं ब्रोकन राइस से। शॉर्ट दैम बाय द साइज। ब्रोकन राइस इज फ्रेगमेंटेड, नॉट डिफेक्टिव, ये डिफेक्टिव नहीं है, इनके अंदर न्यूट्रिएंट वैल्यू बहुत होती है, ये बिल्कुल खराब नहीं है, ये खूब अच्छे हैं। क्योंकि इस वजह से क्या करता है, इंडिया इसको क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, इनके साथ कोई गलत नहीं है। इट इज ए न्यूट्रियस, जैसे मैंने बताया क्या है, न्यूट्रिशियस एज द इक्विवेलेंट क्वांटिटी ऑफ अनब्रोकन राइस। फॉर एग्जांपल, इफ ऑल द जम्स एंड ब्रेन रिमेन्स, इट इज ए न्यूट्रिशियस एज ब्राउन राइस। ये किसकी तरह न्यूट्रिएंट्स इसमें देखने को मिलेंगे, ब्राउन राइस की तरह। इफ नॉन रिमेन्स, इट इज इन ओनली एज न्यूट्रिशियस एज व्हाइट राइस। ब्रोकन राइस हैज एन लॉन्ग हिस्ट्री। इब्न बतूता मेंशन राइस कॉन्शियस इन द एरिया ऑफ द माली इन 1350। यानी कि ब्रोकन राइस आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, माली में भी देखने को मिलेंगे। ये इब्न बतूता ने बताया था, जो मोरक्को से आता है इंडिया में। प्रिस्यूमेबली मेड ऑफ एन अफ्रीकन राइस भी आपको देखने को मिलेंगे, इन्हें अफ्रीकन राइस भी बोलते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है। हाँ, जो नेक्स्ट आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो 12th पेज पर दिया गया है, लंपी स्किन डिसीज। तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा जानना है, लंपी स्किन डिसीज के बारे में। तो लंपी स्किन डिसीज एलएसडी एक इन्फेक्शियस डिसीज है जो कैटल में होती है, बाय वायरस ऑफ द फैमिली पॉक्सीवाइडिया। इसको हम नेथलिंग वायरस भी बोलते हैं। द डिसीज इज करेक्टराइज बाय फीवर, इसमें फीवर देखने को मिलता है। एनलार्ज सुपरफेशियल लिम्फ नोड्स, यानी कि ये धब्बे से हो जाते हैं कैटल के शरीर पर। एंड मल्टीपल नोडल्स देखने को मिल जाते हैं, जिनका साइज 2-5 सेंटीमीटर देखने को मिल जाता है। 1 to 2 in a diameter on the skin and mucous membranes, including those of the respiratory and gastrointestinal tracts. Infected cattle also may develop edematous swelling देखने को मिल जाती है, यानी सूजन देखने को मिल सकती है जिनको ये इन्फेक्ट हुआ है, in their limbs or exhibits lameness. Virus has important economic implications since affected animals tend to have permanent damage their skin, जिनको ये होता है उनकी स्किन परमानेंट डैमेज हो जाती है, lowering the commercial value of their hide. Additionally, the disease often result in a chronic debilities, reduced milk production, जिसको कैटल को होता है उसकी क्या होती है, मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाती है, पुअर ग्रोथ देखने को मिलती है, इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है, अबॉर्शंस एंड समटाइम्स उसकी डेथ भी हो जाती है। ऑनसेट ऑफ फीवर, इसमें फीवर आपको जिसको इन्फेक्ट करता है उसमें फीवर हो जाता है उस कैटल को 41 डिग्री सेल्सियस, एंड परसिस्ट फॉर 1 वीक, और 1 वीक तक वो फीवर रहता है। एट दिस टाइम ऑल द सुपरफेकियल फेशियल्स लिम्फ नोड्स बिकम्स अनलार्ज। उस समय क्या होता है, एक हफ्ते के अंदर अंदर ये बीमारी बढ़ जाती है, जिससे लिम्फ नोड्स बड़े हो जाते हैं कैटल की बॉडी पर। द नोडल्स इन द विच द डिसीज इज करेक्टराइज एंड अपीयर 7 to 19 days आफ्टर वायरस इनोकुलेशन, coinciding with the appearance of the nodules discharge from the eyes and nose becomes क्या हो जाती है, म्यूकोपुलेंसी। अब इसके बारे में थोड़े से देख लेते हैं, इसके वायरस की क्लासिफिकेशन क्या है। तो अनरेड क्या है, वायरस है। रीलियम क्या है इसका, वेरेदनिवीरियन। किंगडम कौन सा है इसका, किंगडम आपको याद रखना है, बैम फोर वियर। फैलम क्या है इसका, न्यूक्लियो साइटोविरिकोटो। क्लास क्या है इसकी, पोकिशो वीरी सेटस। ऑर्डर कौन सा है इसका, सीटो
वायरिलियस। फैमिली कौन सी है इसकी? पॉक्सविरिडिया। और जीनस कौन सा है इसका? जीन्स कौन सा है इसका? कैप्री पॉक्सीवायरस। अब हमने लंपी स्किन डिसीज के बारे में भी जान लिया। तो गाइज ये आर्टिकल थे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड नेवर गिव अप।